उस लड़के ने आईने से नजर हटाई और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसके भीतर कुछ जाग रहा था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद वह पूरी जिंदगी गलत जगह उत्तर खोज रहा था। वह हमेशा बाहर देखता रहा, कभी लोगों को दोष दिया, कभी हालात को, कभी किस्मत को, लेकिन उसने शायद ही कभी खुद से पूछा था, मेरे भीतर क्या चल रहा है। उस रात वो सो नहीं पाया। उसके मन में एक के बाद एक यादें आने लगी। उसे याद आया कि स्कूल में एक शिक्षक ने उसके बारे में क्या कह दिया था कि वह औसत है। उस दिन के बाद से उसने धीरे धीरे यह मान लिया था कि शायद वह सचमुच औसत है। फिर जब भी कोई चुनौती आती, उसके भीतर वही पुरानी आवाज उठती, तुम नहीं कर पाओगे। उसे लगता था कि ये उसकी अपनी सोच है, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि वह सोच उसकी नहीं थी। वह एक पुरानी रिकॉर्डिंग थी जो सालों से उसके अंदर चल रही थी। और शायद हम सबके भीतर ऐसी रिकॉर्डिंग्स चलती रहती हैं। किसी को बचपन में कहा गया तुम बहुत शर्मीले हो, किसी को कहा गया तुमसे कुछ नहीं होगा, किसी को कहा गया दुनिया खतरनाक है, और धीरे धीरे ये वाक्य विचार नहीं रहे, ये पहचान बन गए। फिर इंसान दुनिया को वैसा ही देखने लगा जैसा उसे सिखाया गया था। कार्ल जंग कहते थे कि इंसान के भीतर एक शैडो होती है। शैडो का मतलब बुराई नहीं है। शैडो वह हिस्सा है जिसे हम देखना नहीं चाहते, वह डर जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते, वह गुस्सा जिसे हम छिपाते हैं, वह असुरक्षा जिसे हम दूसरों से छिपाते हैं। लेकिन छिपी हुई चीजें गायब नहीं होती, वह सिर्फ अवचेतन में चली जाती है और फिर एक दिन वे दुनिया के माध्यम से हमारे सामने वापस आ जाती है। मान लो किसी व्यक्ति के भीतर बहुत असुरक्षा है, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, तो क्या होगा? उसे हर जगह असुरक्षित लोग दिखने लगेंगे। उसे लगेगा कि दूसरे लोग कमजोर हैं, दूसरे लोग आत्मविश्वासी नहीं हैं, जबकि सच ये हो सकता है कि वो अपने ही एक हिस्से को बाहर देख रहा हो। यही शैडो प्रोजेक्शन है। यही कारण है कि कभी कभी जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं, वे हमें अपने बारे में कुछ सिखाने आए होते हैं। एक बार एक साधु से पूछा गया, गुरुजी, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा उन लोगों पर आता है जो मेरा सम्मान नहीं करते। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम स्वयं अपना सम्मान करते हो? वह व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी पीड़ा लोगों के व्यवहार से नहीं, बल्कि अपने बारे में उसकी धारणा से आ रही थी। यही मिरर थ्योरी का दूसरा स्तर है। पहला स्तर कहता है कि दुनिया तुम्हारे विश्वासों को प्रतिबिंबित करती है। दूसरा स्तर कहता है कि दुनिया तुम्हारे अनदेखे हिस्सों को भी उजागर करती है। और यही कारण है कि जीवन कभी कभी इतना असहज लगता है, क्योंकि आईना हमेशा वही नहीं दिखाता जो हमें पसंद हो, वह भी दिखाता है जिससे हम भाग रहे हैं। नेविल गॉडर्ड की एक शिक्षा यहाँ और गहरी हो जाती है। वे कहते थे कि अगर तुम अपनी वास्तविकता बदलना चाहते हो तो पहले अपने भीतर की धारणा बदलो। ज्यादातर लोग इसका मतलब गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि इसका अर्थ सिर्फ सकारात्मक सोचना है, लेकिन नेविल की इस बात से इतनी गहराई है कि वे कह रहे थे कि तुम्हें अपने बारे में एक नई पहचान स्वीकार करनी होगी। अगर कोई व्यक्ति सालों से खुद को असफल मानता रहा है, तो सिर्फ ये कहना कि मैं सफल हूँ काफी नहीं होगा। उसे भीतर से उस व्यक्ति की तरह महसूस करना होगा जो सफलता के योग्य है। उसे अपने पुराने मानसिक घर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि मन भी घरों की तरह होते हैं। कुछ लोग डर के घर में रहते हैं, कुछ लोग कमी के घर में, कुछ लोग अपराध बोध के घर में, और कुछ लोग संभावना के घर में। समस्या यह है कि हम इतने समय तक एक ही मानसिक घर में रहते हैं कि हमें लगता है यही पूरी दुनिया है। लेकिन जिस दिन हम बाहर निकलते हैं, हमें पता चलता है कि दुनिया बहुत बड़ी है। जो डिस्पेंजा कहते हैं कि भविष्य बनाने के लिए तुम्हें अतीत की भावनाओं से मुक्त होना होगा। ये बात सुनने में आसान लगता है, लेकिन सोचो अगर कोई व्यक्ति 10 साल से हर दिन चिंता महसूस कर रहा हो, तो उसका शरीर चिंता का आदी हो चुका होगा। अगर कोई व्यक्ति सालों से खुद को पीड़ित महसूस कर रहा है, तो उसका शरीर उसी पहचान से जुड़ चुका होगा। फिर जब वह बदलना चाहेगा, तो सिर्फ उसका मन ही नहीं, उसका शरीर भी विरोध करेगा। यही कारण है कि बदलाव मुश्किल लगता है। तुम सिर्फ एक विचार नहीं बदल रहे होते, तुम एक पूरी पहचान बदल रहे होते हो। और पहचान बदलना आसान नहीं होता, लेकिन असंभव भी नहीं होता। उस लड़के ने अगले दिन एक प्रयोग शुरू किया। उसने एक डायरी निकाली और उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं लिखी। फिर हर समस्या के सामने एक नया सवाल लिखा, ये मुझे मेरे बारे में क्या दिखा रही है। जब उसने रिश्तों की समस्याएं देखी तो उसे पता चला कि वह खुद को प्यार के योग्य नहीं मानता था। जब उसने पैसों की समस्याएं देखी तो उसे पता चला कि वह भीतर से मानता था कि अमीर लोग अलग होते हैं। जब उसने आत्मविश्वास की समस्या देखी
तो उसे पता चला कि वह अभी भी स्कूल के उस पुराने वाक्य को ढो रहा था कि तुम औसत हो। धीरे धीरे उसे समझ आया कि उसकी जिंदगी की कई समस्याएं दुश्मन नहीं थी, वे संदेश वाहक थी। वे उसके भीतर के नक्शे को दिखा रही थी। और शायद तुम्हारी जिंदगी में भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां हैं। शायद कोई रिश्ता, शायद कोई डर, शायद कोई असफलता, शायद कोई सपना जो बार बार अधूरा रह जाता है। हो सकता है कि वह सिर्फ बाधा न हो सकता है कि वह एक आईना हो, एक ऐसा आईना जो तुम्हें तुम्हारी वर्तमान चेतना दिखा रहा है। और अगर ये सच है तो सबसे शक्तिशाली सवाल ये नहीं मैं दुनिया कैसे बदलूं, बल्कि ये है मैं अपने भीतर क्या बदल सकता हूँ। क्योंकि जिस क्षण तुम यह प्रश्न पूछना शुरू करते हो, उस क्षण तुम पीड़ित की भूमिका छोड़कर निर्माता की भूमिका में प्रवेश करने लगते हो, और यहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। लेकिन मिरर थ्योरी का सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली पहलू अभी बाकी है। वह यह है कि वास्तव में हमारी चेतना लोगों और घटनाओं को प्रभावित कर सकती है। क्या हमारी धारणाएं सिर्फ हमारे अनुभव को बदलती हैं, या वे वास्तविकता को बदल सकती हैं? यही वो प्रश्न है जिसने नेविल गॉर्डट, जॉय डिस्पेंजा और अनेक आध्यात्मिक परंपराओं को एक ही दिशा में खोज करने के लिए प्रेरित किया। और यही रहस्य हमें अगले भाग में खोलेंगे।